फिल्म की शुरुआत में हम एक छोटी लड़की को बीच सड़क पर मदद के लिए रोते हुए देखते हैं। उसके चारों ओर हर कोई भाग रहा है, इमारतों को रौंदने से, किसी पेड़ की शाखाओं से नष्ट होने से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। स्क्रीन काली हो जाती है और एक आवाज पृथ्वी की वर्तमान स्थिति बताती है। आवाज कहती है कि किसी भी इंसान ने सपने में भी ऐसी घटना घटित होने की कल्पना नहीं की थी। पृष्ठभूमि में हम देखते हैं कि इमारतों पर प्रकृति ने कब्जा कर लिया है। दुनिया वीरान हो गई है और ऐसा लगता है जैसे कोई भी इंसान जीवित नहीं बचा है। शहरों और कस्बों में अब परित्यक्त पुरानी इमारतें हैं जो जंग खा चुकी हैं और जर्जर हो चुकी हैं। आवाज कहती है कि 2 साल पहले कहीं से भी जिन पौधों ने इंसानों को जीवन दिया, उन्होंने दुनिया पर कब्जा करने के लिए सभी को मार डाला। उनकी शाखाएं एक के बाद दूसरे नगर को निगल गईं। केवल 1 सप्ताह के भीतर उन्होंने दुनिया के अधिकांश हिस्सों को मार डाला। इसी प्रकार 1 वर्ष में विश्व का 80% भाग पौधों से आच्छादित हो गया। पहले पौधे पर हमले को अब 2 साल हो गए हैं। यांग हाउ नाम का एक व्यक्ति और उसकी बेटी युआन हमले के दौरान हुई अंतिम निकासी से चूक गए और शहर में बिना किसी के रह गए। तब से वे परित्यक्त शहर में अकेले जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। युआन जंगल में एक छोटे पिल्ले को मंत्रमुग्ध होकर देख रही है। तभी अचानक उसके पिता यांग उसे खींचकर दूर ले जाते हैं। वह उससे नाराज है क्योंकि वह उसे बताए बिना उनके सुरक्षित क्षेत्र से भाग गया है। जैसे ही वह उसे डांटता है, युआन कुत्ते का पीछा करते हुए भाग जाता है। यांग उसके पीछे पीछे आता है और उसे रुकने के लिए कहता है क्योंकि जंगल में जाना खतरनाक है, लेकिन छोटी लड़की नहीं सुनती। अचानक उसकी घड़ी बजने लगती है जो यह संकेत देती है कि सूरज डूबने वाला है। इससे यांग और भी घबरा जाती है क्योंकि पौधे रात के दौरान निकलते हैं। अंततः वह घने जंगल में पहुंच जाता है जहां वह अपनी बेटी को एक विशाल पेड़ जैसी संरचना के सामने देखता है। पेड़ की शाखाएं इंसानों के शवों से लिपटी हुई है जो हवा में लटके हुए है। शाखाएं हिल रही हैं और शवों को खाती हुई प्रतीत हो रही है। एक शाखा उन पर खुलती है जिससे दोनों भाग जाते हैं। ये जंगल में उनका पीछा करता है। जल्द ही अन्य शाखाएं भी उनके पीछे जमीन पर रेंगने लगी। यांग और युआन ठीक समय पर जंगल से बाहर निकलते हैं और जमीन के उस हिस्से पर पहुंचते हैं जहां सूरज अभी भी चमक रहा है। शाखाएं धूप में थोड़ी जल जाती है और वापस जंगल में चली जाती है। यांग अंततः युआन को घर लाता है और दरवाजे बंद कर देता है। बाद में वह युआन को सुला देता है और उसकी घड़ी में एक ट्रैकर लगा देता है ताकि उसे पता चले कि वह हर समय कहां है। फिर वह रेडियो सिग्नल के माध्यम से अन्य मानव बचे लोगों से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह जल्द ही सो जाता है और उस समय के सपने देखता है जब पहला हमला हुआ था। यांग की पत्नी यान पर्यावरण विज्ञान और पादप जीव विज्ञान में विशेषज्ञता वाली वैज्ञानिक थी। वह और उनकी टीम एक प्रकार की दवा बनाने की कोशिश कर रही थी जो पौधों को तेजी से बढ़ने में मदद कर सके। यह सब ग्रह पर वनों की कटाई के प्रभावों को उलटने के लिए था। हालांकि जिस दवा से मानव जाति के भविष्य को बेहतर बनाने की उम्मीद की गई थी, उसने गलत अनुमान के कारण मनुष्य को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। दवा ने पौधों की कोशिकाओं के प्रजनन को तेज कर दिया, लेकिन इसने पौधों की तनाव प्रणाली को भी आकस्मिक रूप से मुक्त कर दिया और उनकी भावनाओं को जागृत कर दिया। इसलिए पौधे अब क्रोध और दर्द महसूस कर सकते थे और बेहद खतरनाक हो गए थे। यह किसी भी अन्य सामान्य दिन की तरह था जब पौधों ने पहली बार हमला किया था। यांग, युआन और यान अपनी कार में ट्रैफिक में फंसी हुई थी। तभी यान को उसके सहकर्मी का फोन आया जिसने उसे दवा की खराबी के बारे में बताया। इससे पहले कि वे जानकारी समझ पाते, जमीन हिलने लगी और तेज आवाजें सुनाई देने लगी। यांग कार से निकलकर सड़क पर इधर उधर भाग रहे लोगों के पास गया। तभी उसे दूर जमीन से एक विशाल शाखा निकलती दिखाई देती है। वर्तमान में यांग एक शोर सुनकर जाग जाता है और युआन के बिस्तर को कुछ शाखाओं द्वारा कब्जा कर लिया जाता देखकर भयभीत हो जाता है। उन्होंने जमीन के नीचे से दोनों का उनके घर तक पीछा किया है। शाखाएं युआन को उसके बिस्तर सहित
जमीन में खींच लेती है। यांग अपनी बेटी के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह कुछ ही सेकंड में गायब हो जाती है। अब व्यथित पिता अपनी घड़ी देखता है, जो उसे युआन का स्थान दिखाती है। वह जल्दी से संकेतों का पालन करता है और एक पुरानी इमारत तक पहुंच जाता है। सुरक्षा के लिए अपनी यूवी टॉर्च की रोशनी का उपयोग करते हुए वह इमारत में जाता है। थोड़ी देर बाद उसे युआन की घड़ी मिली, जिसमें ट्रैकर था। फिर वह अंदर कहीं से मदद के लिए उसकी चिल्लाहट सुनता है। यांग शोर की ओर भागता है और देखता है कि उसकी बेटी एक अंधेरे कोने में खुद की यूवी टॉर्च की रोशनी का उपयोग करके पौधे से खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। रोशनी के डर से शाखाएं उसके पास नहीं आती, लेकिन इससे पहले कि यांग उसके पास पहुंच पाती, प्रकाश की बैटरी खत्म हो जाती है और युआन अंधेरे में रह जाता है, जिससे शाखाओं के लिए उसे घेरना आसान हो जाता है। आखिरी क्षण में यांग ने अपनी बेटी को बचाने के लिए उस पर अपनी मशाल फेंकी। हालांकि शाखाओं ने फिर भी हार नहीं मानी और छोटी लड़की को पकड़ना शुरू कर दिया। फिर यांग को जमीन पर एक आग बुझाने वाला यंत्र मिलता है, जिसका उपयोग वह इमारत की दीवारों को तोड़ने के लिए करता है। बाहर से आने वाली धूप के कारण शाखाएं पीछे हट जाती है। यांग जमीन पर गिर जाता है और उसे वह दृश्य दिखाई देता है जब उसने अपनी पत्नी को आखिरी बार देखा था। दुनिया में पौधों के कहर बरपाने के कुछ घंटों के बाद यान यांग और युआन को अपनी प्रयोगशाला में ले जाती है, जहां वह उन्हें बताती है कि केवल यूवी किरणें ही पौधे की कमजोरी है, लेकिन इसके प्रसार को रोकने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि पौधे तेजी से बढ़ रहे हैं। जैसे ही वह तेजी से रसायनों के बीच से गुजरती है, पास की एक दीवार ढह जाती है और एक शाखा परिवार पर हमला करने लगती है। यांग अपनी पत्नी और बेटी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः यान को खींच लिया जाता है। वर्तमान में यांग अभी भी जमीन पर है, क्योंकि कमरे के अंधेरे कोनों से शाखाएं उसे खींच रही है। जैसे ही युआन अपने पिता को बचाने की कोशिश करती है, लिमो नाम का एक सैनिक कहीं से प्रकट होता है और शाखाओं से लड़ना शुरू कर देता है। जल्द ही वह सैनिकों के एक समूह में शामिल हो गई, जो यांग और युआन को बचाने के लिए पौधों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हैं। आखिरकार यांग एक भ्रमित सैनिक को एक ऐसा उपकरण शुरू करने में मदद करता है, जो शक्तिशाली यूवी किरणें उत्पन्न करता है और कमरे के सभी पौधों से छुटकारा दिलाता है। लड़ाई के बाद नेता अपने कमांडर को बुलाता है और उसे यांग और युआन के बारे में बताता है। उन्हें 2 फंसे हुए जीवित बचे लोगों के रूप में संदर्भित करता है। जैसे ही यांग समूह से बात करता है, वे उसे एंटू एजेंटिया नामक एक उपकरण दिखाते हैं, जिसे वे मानवता के अस्तित्व के लिए एकमात्र आशा के रूप में संदर्भित करते हैं। वे आगे बताते हैं कि वे दुनिया के सभी जीवित देशों के लोगों द्वारा गठित एक संगठन के लिए काम करते हैं, जिसे संयुक्त सेना कहा जाता है। यह पता चला है कि केंद्रीय विज्ञान अकादमी ने भविष्यवाणी की है कि पौधे समय के साथ और अधिक शक्तिशाली हो रहे हैं और केवल 2 दिनों में विनाशकारी पौधों की एक दूसरी लहर दुनिया के विभिन्न हिस्सों पर हमला करेगी। यदि पौधों को नहीं रोका गया, तो वे पहले से कहीं अधिक नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए दुनिया के कई अन्य सैनिकों की तरह सैनिकों को भी उपरोक्त एजेंटिया डिवाइस को पौधे की जड़ में फिट करने का काम दिया गया है, ताकि राक्षसी पौधों को पूरी तरह से नष्ट किया जा सके। तभी एक सैनिक को अपने टैबलेट पर एक सिग्नल प्राप्त होता है, जो बताता है कि भूमिगत कुछ बहुत तेज गति से उनकी ओर आ रहा है। हर कोई तब घबरा जाता है जब अचानक जमीन फट जाती है और यूवी किरणें उत्सर्जित करने वाला उपकरण उसमें समा जाता है। सैनिकों के नेता युआन, यांग और लिमो इसके साथ भूमिगत हो जाते हैं। उन पर तुरंत शाखाओं द्वारा हमला किया जाता है। वे कुछ समय तक अपना बचाव करने में सफल होते हैं, लेकिन फिर इस प्रक्रिया में दस्ते का नेता गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इससे पहले कि समूह उस व्यक्ति की मदद कर सके, एक विशाल खतरनाक शाखा उनके रास्ते में आती है। यह केवल शोर सुनकर ही लोगों को समझ सकता है, इसलिए हर कोई चुप रहता है। हालांकि शाखा युआन के करीब पहुंच जाती है, जिससे वह पास की शेल्फ से टकरा जाती है और उसमें से कुछ गिरा देती है। शाखा शोर सुनती है
और युआन पर हमला करती है। वह भाग जाती है और शाखा के पहुंचने से कुछ सेकंड पहले ही उसके पिता उसे बचा लेते हैं। शाखा फिर भी नहीं रुकती और उन सभी को मारने ही वाली होती है। तभी घायल नेता उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए उस पर गोली चला देता है। इससे शाखा नेता के चारों ओर लिपट जाती है और उसे अपनी चपेट में ले लेती है। वह दूसरों को ग्रेनेड लाने से पहले भाग जाने के लिए कहता है, उनके लिए खुद को बलिदान करने की योजना बना रहा है। अंत में ग्रेनेड फट गया और नेता और शाखा की मौत हो गई। विस्फोट के बल पर अन्य 3 उड़ जाते हैं, लेकिन वे सुरक्षित रूप से बाहर पहुंच जाते हैं और दूसरों के साथ फिर से मिल जाते हैं। इससे पहले कि वे मिशन जारी रखें, सैनिकों में से एक ने यांग को उनके साथ शामिल होने के लिए कहा, क्योंकि वह एक तकनीशियन है जो उनके लिए उपयोगी हो सकता है। हालांकि यांग ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। वह युआन के साथ चलने लगता है, लेकिन वह उसे बीच में ही रोक देती है। छोटी लड़की का कहना है कि वह यांग और सैनिकों के साथ दुनिया को बचाना चाहती है। वह यांग को मिशन में मदद करने के लिए मनाती है और दोनों फिर से सैनिकों में शामिल हो जाते हैं। अब समूह लॉन्च स्टेशन की ओर अपना रास्ता बनाता है, वह स्थान जहां पौधों को मारने के लिए उपकरण सक्रिय किया जा सकता है। रास्ते में एक सैनिक को अपने टैबलेट पर एक रेडियो सिग्नल प्राप्त होता है, जो उन्हें उनके रास्ते में आने वाले पौधों की दूसरी लहर के बारे में सचेत करता है। तभी जमीन हिलने लगती है और पास की एक इमारत रौंदने लगती है। समूह अपनी जान बचाने के लिए इमारत से भाग जाता है। यांग असमंजस में है, क्योंकि दूसरी लहर 2 दिन बाद आने वाली थी, लेकिन एक सैनिक समझाता है कि कुछ लहरें दूसरों की तुलना में पहले शुरू होंगी और यह पूरी दुनिया में होगा। फिर वे एक बस के अंदर घुस जाते हैं, जबकि शाखाएं जमीन से बाहर निकलने लगती हैं। हालांकि आखिरी सैनिक जिसके पास उपकरण है, उसे शाखाओं द्वारा पकड़ लिया जाता है। वह उपकरण को अपने दोस्तों के पास फेंक देता है और इस प्रक्रिया में मर जाता है। बाकी लोग बस में चढ़ जाते हैं और भाग जाते हैं, लेकिन उनका पीछा किया जाता है। वे जल्द ही एक चट्टान से गिर जाते हैं और एक इमारत से टकरा जाते हैं। वे किसी तरह बस से उतरने में कामयाब हो जाते हैं और जगह पर सन्नाटा छा जाता है, जो दर्शाता है कि शाखाएं जा चुकी हैं। ली नाम का एक सैनिक उन्हें बताता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमले की लहर आगे आने वाली लहर से छोटी थी। समूह कमांडर से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन वे सिग्नल खो देते हैं और फंसे रहते हैं। लेकिन सौभाग्य से यांग ने उनके ठीक सामने वाली इमारत में एक सिग्नल टावर देखा। वे सिग्नल पाने की कोशिश करने के लिए दूसरी बिल्डिंग में जाने की योजना बनाते हैं। एकमात्र समस्या यह है कि उन्हें दूसरी इमारत तक पहुंचने के लिए जंग लगे पुल को पार करना पड़ता है, जो किसी भी समय टूट सकता है। बहुत साहस जुटाकर वे आगे बढ़ते हैं और पुल के बीच तक पहुंचते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे दूसरे छोर तक पहुंच पाते, पास की एक इमारत जमीन पर गिरने लगती है। सैनिक बदतर स्थिति के लिए खुद को तैयार करते हैं, लेकिन सौभाग्य से इमारत थोड़ी दूरी पर उनसे चूक जाती है। हालांकि हंगामे के कारण युआन पुल से नीचे गिर जाता है। ली नाम का एक सैनिक समय रहते रस्सी पर लटककर उसे बचा लेता है। यांग उन दोनों को बचाने के लिए रस्सी को ऊपर खींचता है, लेकिन वजन के कारण रस्सी टूटने लगती है। आखिरकार ली ने रस्सी छोड़ दी ताकि यांग अपनी बेटी को बचा सके। वह छोटी लड़की के लिए चेहरे पर मुस्कान के साथ अपना जीवन बलिदान कर देता है। इसके बाद यांग और युआन के साथ सैनिक दूसरी इमारत तक पहुंचते हैं और रेडियो सिग्नल तक पहुंच प्राप्त करते हैं। वे कमांडर से संपर्क करते हैं, जो उनके लिए और दुनिया भर में पौधों से लड़ने वाली अन्य टीमों के लिए एक सामान्य घोषणा करता है। उनका कहना है कि नए आंकड़ों के मुताबिक हमले की दूसरी लहर 4 घंटे में आ रही है, इसलिए कोई रास्ता नहीं है कि वे समय पर अपना मिशन पूरा कर सके। इसके अलावा पौधों की जड़ों को इसके चारों ओर कई शाखाओं द्वारा संरक्षित किया जाता है, ताकि वे इसमें उपकरण नहीं लगा सके। वह सैनिकों को हार मानने और घर लौटने का आदेश देता है। इससे पहले कि कनेक्शन टूट जाए, यांग स्पीकर पर आ जाता है और कमांडर से बात करता है। वह कमांडर से कहता है कि उनके बलिदान को व्यर्थ न जाने दें और मिशन जारी रखें। उनका भाषण
दुनिया भर से उन लोगों का ध्यान खींचता है जो उन्हें सुन रहे थे। आखिरकार कमांडर उन्हें मिशन जारी रखने के लिए हरी झंडी दे देता है। इसके बाद समूह लॉन्च टावर तक पहुंचता है और डिवाइस को पौधे की जड़ में लगाने के लिए सिस्टम को सक्रिय करता है। उपकरण लॉन्च किया गया है, लेकिन जड़ की रक्षा करने वाली शाखाओं के कारण यह बीच में ही अटक जाता है। इसी तरह अन्य देश जो उसी मिशन पर है वे भी विफल हो जाते हैं। अब समूह को कोई उम्मीद नहीं बची है। अचानक टावर में एक शोर सुनाई देता है जिसे वे पास के ज्वालामुखी के शोर के रूप में पहचानते हैं। यह पता चला है कि लॉन्च टावर खुद को बनाए रखने के लिए जमीन के नीचे लावा से भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करता है। यह सुनकर यांग को एक विचार आता है। उनका प्रस्ताव है कि वे भूमिगत रखरखाव प्रणाली को नष्ट कर दें, जो सभी लावा को नियंत्रित करती है। इससे लावा जड़ों की रक्षा करने वाली शाखाओं पर गिरेगा और एजेंटिया उपकरण पुनः सक्रिय हो सकता है। अब गाई, यांग और लिमो नाम का एक सैनिक विस्फोटक के साथ भूमिगत रखरखाव प्रणाली की ओर बढ़ता है, लेकिन जल्द ही उन पर बहुत सारी शाखाओं द्वारा हमला किया जाता है। इस हंगामे में यांग गंभीर रूप से घायल हो जाता है और गाय की जान चली जाती है। यांग और लिमो किसी तरह बच जाते हैं और लिमो उसे खींचकर आगे ले जाती है। वे एक दरवाजे पर पहुंचते हैं जहां यांग लिमो को चकमा देता है और उसकी सुरक्षा के लिए उसे बाहर से बंद कर देता है। वह उससे अपनी मृत्यु के बाद अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए कहता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह मानवता के लिए खुद को बलिदान करना चाहता है। इसके बाद वह आगे बढ़ता है और रखरखाव कक्ष में पहुंचता है। कमरे में सीसीटीवी कैमरे का उपयोग करते हुए वह युआन को अंतिम अलविदा कहता है। अंत में विस्फोटक में विस्फोट हो गया, जिससे यांग की मौत हो गई और रखरखाव कक्ष नष्ट हो गया। फिर लावा उन शाखाओं पर गिरता है जो जड़ों की रक्षा कर रही थी और उन्हें जला देती है। इसके कारण एजेंटिया डिवाइस पुनः आरंभ होता है और जड़ तक अपना रास्ता बनाता है और उस पूरे सिस्टम को नष्ट कर देता है जिस पर पौधे चलते हैं। परिणाम स्वरूप विशाल शाखाएं टूटकर गिर जाती है और पृथ्वी अपने मूल स्वरूप में लौट आती है। फिल्म तब समाप्त होती है जब युआन, लिमो और समूह शहर की ओर देखते हैं। युआन बताते हैं कि मनुष्य मानते हैं कि वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं, लेकिन प्रकृति की तुलना में वे कुछ भी नहीं है। इसलिए मनुष्य को कभी भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति में सृजन और विनाश दोनों की शक्ति है।